हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी टॉप 50 जीके एमसीक्यूज़। तो हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और सेट 4 आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो 1, 2 और 3 जो सेट है ना, ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उनको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोज़ में जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड एसएससी के एग्ज़ाम के लिए कवर कर रहे हैं। तो अगर आप एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यहाँ पे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। टॉप 50 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से हम यहाँ पे आपके लिए कवर कराएंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इसके अलावा बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो। तो हर एक टॉपिक यहाँ पे हम कवर करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो काफ़ी बेनिफिशियल है, चैनल को सब्सक्राइब करके ये सीरीज़ आप कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द गवर्नर फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया के, राइट। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फ्रेंड्स यहाँ पे पहले जो गवर्नर जनरल थे, इंडियन गवर्नर जनरल, ये रहे हैं चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स राइट आंसर है। यहाँ देखिए, अपॉन इंडिपेंडेंस इन अगस्त 1947 द टाइटल ऑफ वाइसरॉय वॉज अबॉलिश्ड। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन सॉवरेन बिकेम नोन वंस अगेन एज द गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, वाइसरॉय का जो यहाँ पे टाइटल था, इसको हटा के गवर्नर जनरल फिर से इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पे इंडिया के पहले, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया के पहले जो गवर्नर जनरल बने थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ये बने थे सी राजागोपालाचारी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल का टाइटल हुआ करता था। ओके, फिर इस गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर लेटर ऑन इसको चेंज करके किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ये चेंज होके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, और इसके बाद इसे हम कहते थे वाइसरॉय। और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, इस वाइसरॉय को फिर से जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीरीज़ चली है स्टार्टिंग से अभी तक। अब हम बात करेंगे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, क्योंकि ये फर्स्ट वाले जो है एग्जाम में काफ़ी रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव थे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इसके अलावा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे फ्रेंड्स, ये थे विलियम बेंटिक्ट। ठीक है, विलियम बेंटिक्ट जो हैं ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और ध्यान रखिए, सती अबॉलिश करने में इनका ही हाथ था। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हु अबॉलिश्ड सती सिस्टम इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक्ट, राइट। पहले वाइसरॉय कौन रहे हैं फ्रेंड्स, पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे हैं लॉर्ड कैनिंग। तो ये चारों फ्रेंड्स पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पहले इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, तो ये रहे हैं चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको हर जगह पे ये यूज़ हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है द बजट इज़ ऑल्सो नोन एज। तो फ्रेंड्स, जो बजट है जो हर साल आता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बजट वर्ड को जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, बजट वर्ड का यूज़ कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। द बजट इन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 112 डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट इज अ स्टेटमेंट कवरिंग एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में दिया गया है, तो ये फ्रेंड्स आर्टिकल 112 में दिया गया है।
इसके साथ आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए बजट होता क्या है। देखिए बजट ये चीज़ है कि यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट को कितना इनकम आता है और वो कितना एक्सपेंडिचर करती है, कितना खर्च करती है, इसका ये कंप्लीट डिटेल जो है बजट में होता है। तो फ्रेंड्स पहले जो है ना रेलवे बजट और जो जनरल बजट है ये दोनों एक साथ ही आते थे, बट 1921 में क्या किया गया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया, यानी कि रेलवे बजट अलग आता था और जो जनरल बजट है वो अलग आता था। फिर यहाँ पे ये कब हुआ, 1921 में, बट लेटर ऑन 2016 में क्या किया गया, 2016 में इन दोनों को अगेन मर्ज कर दिया गया। तो अभी जो बजट आता है वो दोनों कंबाइंड बजट होता है, यहाँ पे रेलवे का कोई सेपरेट बजट नहीं आता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पहले यहाँ पे यूनियन बजट को हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का किसने प्रेजेंट किया था, तो ये प्रेजेंट किया गया था फ्रेंड्स R.K. शनमुखम चेट्टी के द्वारा। मैं आपके यहाँ पे लिख देती हूँ, R.K. शनमुखम चेट्टी, ठीक है। इन्होंने पहले इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला बजट है इसे प्रेजेंट किया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट इंडिया का हो गया, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया का बजट, पहला बजट जो है ये किसने पेश किया था, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो पहला बजट था इसको पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा, राइट। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स जो हैं अच्छे से फ्रेंड्स याद रख लेने हैं। इसके अलावा पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ये R.K. शनमुखम चेट्टी थे, जिन्होंने पहली बार यहाँ पे प्रेजेंट किया था बजट को। और इसके अलावा फ्रेंड्स फादर ऑफ इंडियन बजट किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है P.C. महालनोबिस को, ठीक है। P.C. महालनोबिस को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बजट। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यहाँ पे बजट किसने पेश किया, अगर ये पूछा जाए ऐसे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश किया है, तो फ्रेंड्स वो हैं मोरारजी देसाई, जिन्होंने टोटल 10 टाइम्स जो है बजट को पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने जो है सबसे ज़्यादा बार लगातार 7 टाइम्स बजट को पेश किया है, तो फ्रेंड्स ये बन जाती हैं निर्मला सीतारामन, ठीक है। इन्होंने कंसेक्यूटिवली जो है 7 बार बजट को पेश किया है। मोरारजी देसाई ने लगातार सिर्फ 6 बार पेश किया है, बट निर्मला सीतारामन जी ने 7 बार पेश किया है, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी इंडिया की, तो यहाँ पे पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही हैं इंदिरा गांधी जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे इंडिया की, तो ये हैं फ्रेंड्स निर्मला सीतारामन। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको बजट से रिलेटेड याद रखने हैं। मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आप आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं अब क्लियर हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स में पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी होता था, बट इस राइट टू प्रॉपर्टी को जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और इसको जो है एक आर्टिकल भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको किस अमेंडमेंट से जो है हटाया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, 44th अमेंडमेंट से जो है यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया है एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। देखिए इन 1978 द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो पहले ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट अभी सिर्फ ये क्या है, ये एक लीगल राइट है, जिसके बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है, इसको आर्टिकल 300A में रखा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो अभी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट्स में पूछा जाए तो फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में रखा गया है और यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और आप आर्टिकल भी यहाँ पे देख सकते हैं कौन से आर्टिकल में कौन सा यहाँ पे राइट दिया हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, डैश स्प्लिट्स द सनलाइट इनटू 7 कलर्स। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा यहाँ पे लेंस है या फिर मिरर है जो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। करेक्ट आंसर होगा प्रिज्म। आप पिक्चर यहाँ पे देखिए, ये प्रिज्म है जहाँ पे जब वाइट लाइट आ रही है तो ये वाइट लाइट को क्या कर रही है, 7 कलर्स में यहाँ पे इसे डिस्पर्स कर रही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट और ये प्रिज्म से होता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 7 कलर्स विबज्योर जो होते हैं, इसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस लाइट की होती है, तो फ्रेंड्स हाईएस्ट वेवलेंथ रेड लाइट की होती है
और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी अगर आपसे पूछा जाए तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है ये वायलेट कलर की होती है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है, ठीक है, जो वेवलेंथ है ये क्वाइट अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी का। अगर यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लाइट, इसकी जो वेवलेंथ है ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम है। वहीं बात की जाए वायलेट लाइट की तो इसकी वेवलेंथ जो है कम है और फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं फ्रेंड्स, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चौगन। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इनके बारे में, इन 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन एन एक्सीडेंट वाइल ही वॉज प्लेइंग पोलो। ही फेल फ्रॉम हॉर्स एंड वॉज सीवियरली इंजर्ड। ही वॉज बरीड इन लाहौर नियर द अनारकली बाज़ार। तो यहाँ पे 1210 में पोलो खेलते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और इनका जो बरियल है ये कहाँ पे किया गया, लाहौर में नियर अनारकली बाज़ार जो है इनका बरियल किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की तो ये स्लेव थे मोहम्मद गोरी के, ठीक है, मोहम्मद गोरी के ये स्लेव हुआ करते थे और इन्होंने जो है फाउंडेशन डाली थी स्लेव डायनेस्टी की। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी तो 1206 में इन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इन्होंने स्लेव डायनेस्टी की फॉर्मेशन की थी। इसके अलावा यहाँ पे ये पहले मुस्लिम डायनेस्टी जो है, स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे पहली मुस्लिम डायनेस्टी है जिसके यहाँ पे फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, है ना, इसकी जो कंस्ट्रक्शन की शुरुआत है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। साथ में यहाँ पे बात करें और जो स्लेव डायनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, एक तो थे इल्तुतमिश जो कि सन इन लॉ थे ऐबक के। इसके अलावा यहाँ पे थी रजिया सुल्तान, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए ये पहली और आखिरी वुमेन मुस्लिम रूलर थी इंडिया से, और ये थी कौन, रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। इसके अलावा घियासुद्दीन बाल्बन, ये जो थे ये ग्रैंडसन थे इल्तुतमिश के, जो कि अगेन एक प्रोमिनेंट लीडर थे स्लेव डायनेस्टी से। तो ये तीनों जो है प्रोमिनेंट लीडर्स थे स्लेव डायनेस्टी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा, स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज। तो ऊतक का अध्ययन क्या कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्टडी ऑफ टिश्यू को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट और भी स्टडीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहें यहाँ पे स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ ब्लड जो होता है इसे हम हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड होता है। स्टडी ऑफ लिवर क्या होता है, स्टडी ऑफ लिवर को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्टडीज़ हैं, मैं आपको एक दो बता देती हूँ। इसके अलावा स्टडी ऑफ फंगई क्या होता है, स्टडी ऑफ फंगई होता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी नॉट मायोलॉजी, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गो को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ एल्गो को कहते हैं फाइकोलॉजी। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट होते हैं काफ़ी एग्जाम्स में। इसके अलावा और जैसे स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है, राइट, एक हो गया स्टडी ऑफ बर्ड्स। फिर हम बात करेंगे फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स को क्या कहते हैं। यहाँ पे स्टडी ऑफ बर्ड्स जो होता है फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, और स्टडी ऑफ फ्रूट्स को कहते हैं पोमोलॉजी। एक और बता दूं, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो आपको जो है याद रख लेने हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये फंगई और एल्गे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम। तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे। तो फ्रेंड्स ये आए थे मोरक्को से। इनके बारे में देखिए डिटेल में। इब्न बतूता बिलोंग टू मोरक्को अफ्रीका एंड ट्रैवल टू इंडिया इन द 14th सेंचुरी। तो ये मोरक्को अफ्रीका से बिलोंग करते थे और ये इंडिया ट्रैवल करे थे 14th सेंचुरी में। ही इज़ बेस्ट नोन एज अ ट्रैवलर एंड एक्सप्लोरर हु अकाउंट डॉक्यूमेंट्स हिज ट्रैवल्स and excursions over a period of almost 30 years. Arriving in the city of Delhi in 1334, he won employment as a judge under मोहम्मद तुगलक। तो जब ये इंडिया आए थे, ये 1334 में इंडिया में आए थे और इन्होंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हासिल की थी एज अ जज, किनके टाइम पे, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, राइट। तो ये एक ट्रैवलर थे जो कि अपने सारे जो भी ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस थे उनको डॉक्यूमेंट करते थे। तो ये कुछ यहाँ पे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन, विच पेटल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज़ कॉल्ड इटाई इटाई। तो इटाई इटाई नामक रोग जो है ये इनमें से किस धातु की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स मेटल जो यहाँ पे डिसीजेज़ हैं एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए इटाई इटाई डिसीज़ जो है ना ये होता है ड्यू टू द कैडमियम।
तो यहाँ पे कैडमियम पॉइजनिंग को हम इटाई कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप मान लीजिए मर्क्यूरी पॉइजनिंग से होता है फ्रेंड्स यहाँ पे मीनामाटा डिसीज़, राइट। मीनामाटा डिसीज़ होता है ड्यू टू मर्क्यूरी पॉइजनिंग। नेक्स्ट आर्सेनिक से क्या होता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग से होता है यहाँ पे ब्लैक फुट डिसीज़। इसके अलावा कोल से क्या होता है, कोल पॉइजनिंग से होता है ब्लैक लंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स यहाँ पे नाइट्रेट से क्या होता है, नाइट्रेट के पॉइजनिंग से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, ये एग्ज़ाम में ना काफ़ी रिपीट होता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। तो ये कुछ यहाँ पे मेटल पॉइजनिंग डिसीजेज़ हैं जो आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। एक एक क्वेश्चन में जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो का क्वालिटी और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो हैं एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट विद द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आर रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी है सबसे ज़्यादा है और जिसका सबसे कम है। यह आपको कैसे बताना है, सेंसस के हिसाब से। ठीक है, सेंसस 2011 वाला आया है उसके हिसाब से आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए आगे जो है आने वाले वीडियोस में कंप्लीट सेंसस लेकर आऊँगी, जहाँ पे हम हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंसस से डिस्कस करेंगे, राइट। आपका अगला क्वेश्चन, विच प्राइम मिनिस्टर हैड कॉइन्ड द टर्म जय जवान जय किसान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जय जवान जय किसान इसका नारा किस प्रधानमंत्री ने लगाया था। इसका नारा लगाया था फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें फ्रेंड्स तो ये 4th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, 4th PM ऑफ इंडिया रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। इसके अलावा ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंदिरा गांधी के टाइम पे। और साथ में फ्रेंड्स इन्हें जो है ना भारत रत्न से भी नवाजा गया है। साथ में बात करें फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू जी की, तो ये 1st प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, है ना। 1st प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। इनके अलावा आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है वो है चिल्ड्रंस डे, नेशनल चिल्ड्रंस डे। ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो नेशनल चिल्ड्रंस डे को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। कब मनाया जाता है, नवंबर 14 को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे कुछ और स्लोगन्स की बात करेंगे फ्रेंड्स जो डिफरेंट लीडर्स के द्वारा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं भगत सिंह, इन्होंने दिया था एक स्लोगन जिसका है नाम इंकिलाब जिंदाबाद, यानी कि लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। ये भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखिए सत्यमेव जयते का नारा लगाया था मदन मोहन मालवीय ने। अगले हैं यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने यहाँ पे स्लोगन दिया था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट। नेक्स्ट वंदे मातरम, ये स्लोगन किसने दिया है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। डू और डाई का नारा लगाया था फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने यहाँ पे स्लोगन दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कुछ मोस्ट पॉपुलर स्लोगन्स हैं जो ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जाम में जो है फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसके जो चेयरमैन होते हैं ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसको 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये करता क्या था, यहाँ पे एक कमीशन हुआ करती थी प्लानिंग कमीशन, जो अभी हटा दी गई है। इसको हटा के जो है नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया है ना। तो जब प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान्स बनाती थी उसको अप्रूव करने का काम जो है ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हुआ करता था, राइट। तो अभी क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब आ गई है नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है ये सारे काम करती है प्लानिंग कमीशन की। तो यहाँ पे जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसको इस्टेब्लिश 1952 में किया गया है, ये आप यहाँ पे याद रखें। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, द 10 डिग्री चैनल इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये निम्नलिखित में से किस द्वीप में स्थित है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, काफ़ी इजीली आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये है 10 डिग्री चैनल और ये यहाँ पे इंडिया का मैप है। तो ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स में आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 10 डिग्री चैनल है ये किसको किसको सेपरेट कर रहा है, अंडमान को निकोबार से सेपरेट करने का काम होता है 10 डिग्री चैनल का। साथ में यहाँ पे 2 और हैं 9 डिग्री एंड 8 डिग्री जो कि यहाँ पे होते हैं अरेबियन सी में।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 9 डिग्री चैनल इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स, तब उसका राइट आंसर होगा अरेबियन सी आइलैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से सेपरेट करता है, और मिनिकॉय से मालदीव्स को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, ये है 8 डिग्री चैनल। आगे बढ़ेंगे। द फेमस दिलवारा टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू आर द सेक्रेड पिलिग्रिमेज प्लेस फॉर, तो यहाँ पे माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का पवित्र तीर्थ स्थान, ये किसका तीर्थ मतलब पवित्र तीर्थ स्थान है, तो राइट आंसर होगा जैन्स। ठीक है, जैन्स का ये सेक्रेड पिलिग्रिमेज प्लेस है। फ्रेंड्स, इसको जो है ना 11th और 13th सेंचुरी के टाइम पे बनाया गया था विमल शाह के द्वारा, तो विमल शाह ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, देखिए, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, तो आपको बताना है कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो देखिए, रेपो रेट ये कंपोनेंट होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, मोरल सुएशन भी होता है, क्रेडिट रेटिंग भी होता है, ये तीनों ही कंपोनेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। बट पब्लिक डेप्ट ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होता है, नहीं देखा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो यहाँ पे मैं आप बता दूँ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं बैंक रेट, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स काफ़ी ये वीडियो जो है लंबा जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो आगे आगे हम जो है वीडियोज़ में इसे कवर करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कैश रिजर्व रेशियो, इसके अलावा यहाँ पे SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फिर आता है रेपो रेट जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं रेपो रेट, एक और आता है रिवर्स रेपो रेट, साथ में ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये सारे जो है ना कंपोनेंट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। बट यहाँ पे ये पब्लिक डेप्ट जो है ये कोई यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन देते हैं, कौन रिलीज़ करते हैं, तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है दिया जाता है। अब बात आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी बात कर ले फ्रेंड्स, तो इसको 1935 में इस्टेब्लिश किया गया है। कौन से कमीशन के द्वारा, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई है। और इसके पहले गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर RBI के रहे हैं CD देशमुख। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई में। करंट गवर्नर कौन है, करंट गवर्नर है फ्रेंड्स शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखें। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। सिंघबम एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो सिंघबम एलिफेंट रिजर्व जो है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है झारखंड में। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं टोटल जो है 33 एलिफेंट रिजर्व्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, और ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन मैंने करा हुआ है। ठीक है, जो स्टेट में जो एलिफेंट्स रिजर्व्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, वायनाड एलिफेंट रिजर्व, नीलाम्बूर, अनामुडी, पेरियार, यहाँ पे नीलगिरी, तो इस तरीके से सारे एलिफेंट रिजर्व्स आपको इस मैप में मिल जाएंगे। तो एक बार जब इसको आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ, तो क्यूरी इनमें से किसका यूनिट होता है, तो फ्रेंड्स क्यूरी यूनिट जो है ना ये होता है रेडियो एक्टिविटी का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखिए सारे SI डेरिवेटिव यूनिट्स जो है ना मैंने आपके लिए बताए हुए हैं। हर्ज ये किसकी यूनिट है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए रेडियन ये एंगल की यूनिट है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेरेडियन, ये सॉलिड एंगल के यहाँ पे यूनिट होती है। न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का, वेट का। पास्कल प्रेशर का और स्ट्रेस का यूनिट होता है। जूल एनर्जी, वर्क और हीट का यूनिट है। नेक्स्ट बात करें वॉट, तो पावर का और फ्लक्स का ये यूनिट होता है। कूलम यूनिट होता है चार्ज का। नेक्स्ट वोल्ट जो है पोटेंशियल का यूनिट है। फैरेड कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है। सीमेंस कंडक्टेंस का यूनिट है। वेबर जो है फ्लक्स का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। टेस्ला यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। हेनरी यूनिट होता है इंडक्टेंस का। नेक्स्ट देखिए ल्यूमेन जो है ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हो गया कैटल, ये कैटालिटिक एक्टिविटी का यूनिट होता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। ये सारे जो SI यूनिट्स हैं आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज नोन एज पोर्ट सिटी, तो इनमें से कौन सा हड़प्पा साइट है जिसे पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, तो पोर्ट सिटी इनमें से कहा जाता है फ्रेंड्स लोथल को। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे से ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लोथल जो है राइट आंसर है। तो डिफरेंट यहाँ पे जो साइट्स हैं हड़प्पा के
उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बात करें सबसे पहले हड़प्पा की, ठीक है। हड़प्पा, इसको 1921 में फाउंड किया गया है DR सैनी के द्वारा, ठीक है। DR सैनी के द्वारा इसको फाउंड किया गया है। ये अभी प्रेजेंट है पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मोहनजोदारो, इसको फाउंड किया गया है 1922 में। और याद रखिए हड़प्पा जो है ना रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदारो किस नदी के तट पे स्थित है, इंडस रिवर के, ठीक है। ये भी प्रेजेंट है पाकिस्तान में ही पड़ता है और इसका जो फाउंडेशन है ये RD बनर्जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात करें कालीबंगन, तो कालीबंगन ये 1953 में इसकी खोज हुई थी। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, प्रेजेंट डे राजस्थान में पड़ता है और इसको एक घोष के द्वारा फाउंड किया गया है। तो मोस्ट प्रोमिनेंट मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी आगे जो है आप काफ़ी सारे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोथल, क्योंकि ऑप्शन में आंसर जो है लोथल कहीं सही था। लोथल की बात करें तो फ्रेंड्स लोथल, इसे हम पोर्ट सिटी कहते हैं। इसको 1957 में फाउंड किया गया है। भुगावा रिवर के बैंक में ये लोकेटेड है, प्रेजेंट डे गुजरात में पड़ता है और इसको SR राव ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा रोपर, इसकी खोज 1953 में की गई थी, प्रेजेंट डे पंजाब में लोकेटेड है और इसके साथ फ्रेंड्स इसकी खोज YD शर्मा के द्वारा की गई। धोलावीरा की बात करें 1967 में इसकी खोज की गई, लूनी रिवर के तट पे ये स्थित है, गुजरात में पड़ता है और JP जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। मोहनजोदारो ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखें। आपका अगला क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन 1935, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर। तो फ्रेंड्स RBI का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया RBI के बारे में, तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स वहाँ पे क्लियर हैं। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स द वर्ड गैम्बिट इज़ यूज्ड। तो वर्ड गैम्बिट ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स गैम्बिट वर्ड का जो इस्तेमाल है ये किया जाता है चेस की गेम में। तो फ्रेंड्स चेस के खेल में जो है गैम्बिट वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। साथ में और भी कुछ गेम्स के हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करें तो बास्केटबॉल से देख लीजिए, यहाँ पे ड्रिबल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, बट यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो ड्रिबल वर्ड है ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे फाउल तो होता है, इसके अलावा एयर बॉल, ये सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं बास्केटबॉल में। नेक्स्ट बात करें हम फ्रेंड्स बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में एक यूज़ होता है फ्रेंड्स स्मैश, फिर सर्विस कोर्ट, लव, तो ये सारे वर्ड्स हो गए बैडमिंटन से, ये आप याद रखें। इसके अलावा स्विमिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्विमिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिपीट होता है वो है बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई ये टर्म जो है स्विमिंग में यूज़ की जाती है और ऑफन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल विच टुक प्लेस इन राजगृह वॉज कंडक्टेड बाई। तो राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति का संचालन किसके द्वारा किया गया था। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था फ्रेंड्स, इसको कंडक्ट किया गया था यहाँ पे अजातशत्रु के द्वारा। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था। कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ पे दे रही हूँ, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल है इसको कंडक्ट किया गया था अजातशत्रु के द्वारा राजगृह में। चेयरमैन थे यहाँ पे महाकश्यपा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काला अशोक के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था वैशाली में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को अशोका के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था पाटलिपुत्र में। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट किया गया था कनिष्का के द्वारा कुंडलबन कश्मीर में। तो आपको याद इसको करना है, तो आप इसको इस तरीके से याद रखें, AK RVPK, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। पहला हो गया अजातशत्रु, कहाँ पे राजगृह में हुआ। सेकेंड है काला अशोक, वैशाली में हुआ। थर्ड की बात करें तो ये अशोका, कंडक्ट कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। और जो लास्ट है कश्मीर में हुआ था, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, कनिष्का के द्वारा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है आप इसे जो है अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। तो निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथी की भूमि कही जाती है। तो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स जो है ये कहा जाता है थाईलैंड को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B है। फ्रेंड्स ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। तो हम इंडिया के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे सिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। लेदर सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, लेदर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कानपुर को। क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है,
क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है दार्जिलिंग को। दार्जिलिंग कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। कोल कैपिटल किसे कहा जाता है? कोल कैपिटल कहते हैं धनबाद को, राइट। नेक्स्ट, ग्रीन सिटी। ग्रीन सिटी कहते हैं गांधीनगर को। साथ में स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है कश्मीर को। ओके। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पिंक सिटी। पिंक सिटी कहते हैं फ्रेंड्स जयपुर को। और साथ में एक और है सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय कहते हैं कोलकाता को। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बता दिए हैं। फिर मैंने जैसे बताया आगे की सीरीज़ में फ्रेंड्स हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराएंगे। तो यहाँ पे जितने हो सकते हैं पॉसिबल मैंने आपको बताए हैं। आगे आगे और भी जो भी इंपॉर्टेंट आते रहेंगे वो आपको मैं नेक्स्ट सेट में बताते रहूँगी। तो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस इंपॉर्टेंट अपडेट को देखते रहना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक नेम्ड क्रिकेट ड्रोना इज़ बेस्ड ऑन होम। तो क्रिकेट ड्रोन नामक पुस्तक किस पर आधारित है? तो ये फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा जतिन परांजपे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे जून का मंथली करंट अफेयर्स और इसके अलावा लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन होता है जैन टू जून का, ये आपको मिल जाएगा। दोनों लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा आपको 2023 का ईयरली पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इनमें से अगर आप कोई भी ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं आप हमारे वेबसाइट के थ्रू जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। देखिए आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इनमें से आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस इन इंडिया। तो यहाँ पे मानस नेशनल पार्क की बात की जा रही है। ये लोकेटेड है असम में। इसके अलावा फ्रेंड्स असम से एक और है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। कर्नाटका की बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क। फिर एक और आता है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। यहाँ से आता है कान्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क और बहुत सारे हैं। मैं आपको जस्ट एक दो बता रही हूँ यहाँ पे। इसके अलावा और भी स्टेट्स की हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है गिर नेशनल पार्क, कहाँ पे है? गुजरात में है। फिर बात करें राथमबोर। राथमबोर कहाँ पे है? राथमबोर राजस्थान में लोकेटेड है। फिर एक और है फ्रेंड्स, यहाँ बात करें हम राजाजी नेशनल पार्क की, तो ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, सिमलीपाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड है उड़ीसा में। तो ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। आगे बढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बाबर नामा वॉज रिटन। तो बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया है? बाबर नामा को लिखा गया है टर्किश में। इसके बारे में बात करें, बाबर नामा विच इज़ ऑल्सो नोन एज तुजुक ई बाबरी इज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर। तो पहले मुगल एम्परर बाबर की ये ऑटोबायोग्राफी है बाबर नामा, जिसे तुजुक ई बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज रिटन इन चागाताई तारिक, ठीक है। तो इसको टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है विच वॉज बाबर्स मदर टंग। तो ये बाबर की मदर टंग हुआ करती थी। एंड बाबरनामा इज़ ऑल्सो नोन टू बी द फर्स्ट ट्रू बायोग्राफी इन द इस्लामिक लिटरेचर। तो फ्रेंड्स ये भी कहा जाता है कि जो बाबरनामा है ये पहली ट्रू ऑटोबायोग्राफी है किसी की इस्लामिक लिटरेचर में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर। तो चांदी का परमाणु संख्या क्या है? फ्रेंड्स सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर है ये है 47। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर का जो केमिकल फार्मूला है वो Ag है और इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 47 है। इसके अलावा यहाँ पे आप डिफरेंट यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स हैं वो देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद यहाँ पे 352 जो है ये किसके बारे में बताता है? फ्रेंड्स 352 आर्टिकल जो है ये बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। देखिए डिटेल में बात करें इसके बारे में तो आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में जो है आर्टिकल 352 बात करता है। दिस प्रोविजन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटेंड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। तो अगर फ्रेंड्स ये जो नेशनल इमरजेंसी है इसको लागू करने का हक किसके पास होता है?
ये प्रेसिडेंट के पास होता है। तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि यहाँ पे जो भी कोई भी खतरा है, चाहे वो वॉर का खतरा हो, एक्सटर्नल अग्रेशन हो या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो, इनमें से कोई सा भी अगर खतरा प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि है, तो वो जो है नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इमरजेंसी की जो प्रोविज़न है ना 3 हैं जो कि मोस्ट प्रोमिनेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आर्टिकल 352 है जिसमें नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। और आर्टिकल 360 में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। तो ये तीनों जो है आर्टिकल्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और तीनों अलग अलग हैं, आप उस तरीके से इसे याद रखें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। पद्मा सुब्रमण्यम इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। तो फ्रेंड्स, पद्मा सुब्रमण्यम ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। फ्रेंड्स, भरतनाट्यम की काफ़ी प्रोमिनेंट डांसर रहे पद्मा सुब्रमण्यम। इनके अलावा और भी कुछ प्रोमिनेंट डांसर्स की बात करें तो हैं रुक्मिणी देवी अरुंदले, रुक्मिणी देवी अरुंदले, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम तो है ही, फिर मल्लिका साराभाई, नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा और भी बात करें क्लासिकल डांसर्स जो कि भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं, बाला सरस्वती एक हैं जो एग्ज़ाम में आता है काफ़ी ज़्यादा रिपीट। नेक्स्ट हैं अरमिल वेली, अनीता रत्नम। तो फ्रेंड्स, ये आप याद रखें, मल्लिका साराभाई और एक है मृणालिनी साराभाई, ठीक है, दोनों ही भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये सब आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी हु वाज द मुगल एम्परर। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय पे मुगल सम्राट कौन थे? तो प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल सम्राट रहे हैं वो हैं आलमगीर II। देखिए, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला हु वॉज बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज हेडेड बाई रॉबर्ट क्लाइव इन 1757। तो सिराजुद्दौला जो कि यहाँ पे बंगाल के नवाब थे, और इसके अलावा ये किसके साथ लड़ाई हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये लड़ाई हुई। उस टाइम पे हेड कौन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के? रॉबर्ट क्लाइव थे। कब हुई है? बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई है। क्लाइव्स विक्ट्री इवेंचुअली लेड टू द ब्रिटिश बिकमिंग द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर इन इंडिया। तो इसमें जो जीत है फ्रेंड्स ये रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी, और इससे जो है ना ब्रिटिश का स्टैब्लिशमेंट हुआ था इंडिया के अंदर में, राइट। और वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? वो थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही ये जीते, और ये जो है इंडिया में जो ब्रिटिश आया है वो इनकी वजह से ही आया है। तो इनका जो है मेजर हाथ माना जाता है ब्रिटिश इनकॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर में, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी के दौरान जो मुगल एम्परर इंडिया में रहे हैं वो थे आलमगीर II। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, इन द कंटेक्स्ट ऑफ IT सर्विसेज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCP। तो फुल फॉर्म्स भी काफ़ी रिपीट होते हैं एग्जाम में। BCP का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, द लोकसभा इलेक्टेड आफ्टर 2024 इलेक्शन इज़ द डैश लोकसभा। तो जो अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं आपको बताना है इसके बाद जो लोकसभा आया है ये कौन सा लोकसभा है। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर B 18th, ठीक है। 18th यहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस हुए और 18th लोकसभा जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ पे स्पीकर कौन है 18th लोकसभा के? ये हैं ओम बिरला। नेक्स्ट, लीडर ऑफ द हाउस कौन है? लीडर ऑफ हाउस अभी है फिलहाल नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी। तो लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन आप याद रखें। और सेक्रेटरी जनरल कौन है यहाँ पे लोकसभा के? फ्रेंड्स ये हैं उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। ध्यान रखिए यहाँ पे स्पीकर ओम बिरला हैं। तो जब इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन के बाद जो थोड़ा दिन होता है जब जो अपॉइंट होते हैं, जो मेन स्पीकर है इनको अपॉइंट करना होता है, उससे पहले थोड़ा टाइम जो है ना वो सीट वेकेंट होता है। उस टाइम पे जो है यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। तो अभी जब 18th लोकसभा इलेक्शंस हुए थे इस टाइम पे प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था भर्तृहरि मेहताब को। तो आप प्रोटेम स्पीकर भी याद रखें, करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड द बुक द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। तो इस बुक को जो है लिखा गया है अशोक चक्रवर्ती के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, द लेंस टाइप कॉमनली यूज्ड फॉर करेक्टिंग प्रेस बायोपिया इज। तो प्रेस बायोपिया फ्रेंड्स ये एक आई डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे आपको बताना है कोई कौन से लेंस को यूज़ करके प्रेस बायोपिया को ठीक किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। तो डिफरेंट आई डिसीजेज होते हैं, जैसे कि देखिए नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया। तो इन चारों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए नियर साइटेडनेस यानी कि मायोपिया, आप नाम में देख रहे हैं नियर साइटेडनेस यानी कि पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता, तो ये मायोपिया होता है। फार साइटेडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पे क्या होता है, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, इट कैन मेक फार अवे एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स लुक ब्लरी एंड डिसऑर्डर्ड। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो पिक्चर दिखती है वो ब्लरी दिखती है, क्लियर नहीं होती। और यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया प्रेसबायोपिया, इट मेक्स इट हार्ड फॉर मिडिल एज्ड एंड ओल्डर एडल्ट्स टू सी थिंग्स अप क्लोज। तो पास का जो है ना फ्रेंड्स, मिडिल एज के लोगों को और ओल्ड एज के लोगों को नहीं दिखता है, तो ये प्रेसबायोपिया होता है और इसको करेक्ट किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस से। आपका अगला क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट्स हुम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे स्पीकर ऑफ जो लोकसभा होते हैं ये अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, और अभी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, ये हैं ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ। तो सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है ये इनमें से कौन से टाइप ऑफ प्रोसेस से होता है, राइट आंसर है फ्रेंड्स न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए डिफरेंट जो स्मॉल एटम्स होते हैं ये मिल के एक बड़ा एटम फॉर्म करते हैं और इससे जो है एनर्जी रिलीज़ होता है। तो यही प्रोसेस सन में देखा जाता है और इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो फिजन और फ्यूजन दोनों, यानी कि फ्यूज़न का क्वाइट अपोजिट होता है फिजन। यहाँ पे क्या होता है, जो एक बड़ा एटम होगा वो स्मॉलर एटम्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये एक एटम है जो कि दो स्मॉलर एटम्स में डिवाइड हो रहा है। वहीं बात करें फ्यूज़न, यहाँ पे क्या होता है, दो जो एटम्स हैं ये मिलके एक और बड़ा एटम फॉर्म करते हैं। तो ये फ्यूज़न है और ये फिजन है। नेक्स्ट, शिव थापा इज़ एसोसिएटेड विथ विच गेम। तो फ्रेंड्स शिव थापा जो हैं ये एसोसिएटेड है बॉक्सिंग से। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, शिव थापा जो है ना ये यंगेस्ट इंडियन बॉक्सर थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए, और इन्होंने 2012 का जो लंदन ओलंपिक्स है इसमें पार्टिसिपेट किया था। साथ में फ्रेंड्स ये थर्ड इंडियन बॉक्सर थे जिन्हें गोल्ड मिला था एशियन गेम्स में। तो ये इनकी कुछ अचीवमेंट्स हो गई। साथ में कुछ और यहाँ पे हम बात करें अदर गेम से रिलेटेड प्लेयर्स के बारे में, तो जैसे आप बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं तो बॉक्सिंग से आती हैं मैरी कॉम, नेक्स्ट आते हैं जितेंद्र कुमार, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हैं विजेंद्र सिंह, और बात करें अली कमर, ठीक है। तो ये लोग हो गए बॉक्सिंग से। रेसलिंग की बात करें तो यहाँ पे योगेश्वर दत्त, दलीप सिंह राणा, साथ में साक्षी मलिक, ये सब हैं रेसलर्स। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आर्चरी से एसोसिएटेड है फ्रेंड्स दीपिका कुमारी। तो इतने पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हैं यहाँ पे, इन सबको आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्री पार्टिसिपेट इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज। तो हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है, इसमें इंडिया और चाइना पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट एक्सरसाइज के नेम और कौन कौन से नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला यहाँ पे संप्रीति, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश पार्टिसिपेट करती है। मित्र शक्ति में इंडिया और श्रीलंका। मैत्री एक्सरसाइज में इंडिया और थाईलैंड। नेक्स्ट बात करें वज्र प्रहार, तो यहाँ पे इंडिया और यूएस, और इंडिया और यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास भी होता है। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति। इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है शक्ति एक्सरसाइज। इंडिया जापान के बीच में धर्मा गार्जियन। इंडिया नेपाल के बीच में सूर्य किरण। इंडिया चाइना के बीच में हैंड इन एक्सरसाइज। इंडिया सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स। इंडिया फ्रांस के बीच में यहाँ पे शक्ति हमने डिस्कस कर लिया है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है कॉर्पेट। तो ये सारे एक्सरसाइज नेम्स हैं और यहाँ पे जो जो कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं उनका नाम है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन हो गया इस क्वेश्चन का। आपका अगला क्वेश्चन, विच फेमस मूवमेंट डिड महात्मा गांधी लॉन्च इन अगस्त 1942। तो अगस्त 1942 में इनमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसको गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये है फ्रेंड्स क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट, हिरिनविया इज़ अ करेंसी ऑफ विच कंट्री। हिरिनविया जो है फ्रेंड्स ये कौन से कंट्री की यहाँ पे करेंसी है, तो ये यूक्रेन की करेंसी है। इसके अलावा और भी बात करें तो इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी होती है रुपया, ठीक है। ईरान की करेंसी है रियाल। इराक में कौन सी करेंसी है, यहाँ पे डॉलर यूज़ की जाती है। साउथ कोरिया में और नॉर्थ कोरिया में दोनों जगह पे वॉन, ये यहाँ की करेंसी है, ठीक है, वॉन। नेक्स्ट बात करेंगे हम जॉर्डन।
तो जॉर्डन में यूज़ होता है दिनार। कजाकिस्तान में कौन सा यहाँ पे यूज़ होता है? कजाकिस्तान में यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स तेंगी। नेक्स्ट बात करें इज़राइल, तो इज़राइल में यूज़ होता है शेकिल। तो ये काफ़ी हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो उधवा बर्ड सेंचुरी जो है ये झारखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अलॉय कंटेन्स लिड एंड टिन? तो ये अलॉय का क्वेश्चन फ्रेंड्स केमिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए लिड एंड टिन ये मिलके बनाते हैं सोल्डर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंट अलॉय के नेम और ये इनमें से कौन कौन से मेटल्स जो हैं इन अलॉय में होते हैं ये मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ब्रास में जो है कॉपर और जिंक होता है जिसको डोर हैंडल्स और फिटिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉन्ज, इसमें कॉपर और टिन होता है, इसको स्टैचूज़ में यूज़ किया जाता है। सोल्डर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, टिन और लीड होता है तो इसको यहाँ पे सोल्डरिंग मेटल्स टुगेदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में फ्रेंड्स आयरन, क्रोमियम और निकल होता है तो किचन के सिंक्स में, कल्ट्रे में, इन सब में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन? तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ये है पैसिफिक ओशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ में फ्रेंड्स लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की पूछे जाए आपसे, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो ये रिवर गंगा है। नेक्स्ट पूछा जाए अगर लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट तो गंगा है और लार्जेस्ट है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट अगर डैम पूछा जा रहा है तो ये है हीराकुड डैम। नेक्स्ट हाईएस्ट डैम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये है फ्रेंड्स टेहरी डैम। कहाँ पे है टेहरी डैम? ये है उत्तराखंड में, भागीरथी नदी के ऊपर ये बना हुआ है। नेक्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल पूछा जाए तो जोग वाटरफॉल जो है फ्रेंड्स हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो इस तरीके से कुछ हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ये भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं तो ये आप यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द फेमस शिव समुद्रम फॉल्स? तो शिव समुद्रम फॉल्स जो है ये कौन सा नदी बनाता है? ये बनाता है कावेरी रिवर। और ये फॉल्स है कहाँ पे? ये वाटरफॉल्स लोकेटेड है फ्रेंड्स कर्नाटका में। राइट। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है, पहला वैक्सीन, इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया गया था फ्रेंड्स एडवर्ड जेनर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की जो खोज है ये की थी 1796 में और ये वर्ल्ड का पहला वैक्सीन था। इसके साथ में फ्रेंड्स एडवर्ड जेनर को, है ना, इन्हें जो है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है तो ये है एडवर्ड जेनर। इसके अलावा पोलियो वैक्सीन पहली बार किसने बनाया था? ये बनाया था जोनस ई साक ने। इन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। और टीबी वैक्सीन की खोज किसने की थी? टीबी की वैक्सीन की खोज की थी लियोन कैलमीट ने। राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। द हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? तो IMF का हेडक्वार्टर फ्रेंड्स वाशिंगटन DC में है। बात करें इसके बारे में, IMF के बारे में, देखिए इस्टेब्लिश किया गया है 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। इसमें टोटल 190 मेंबर्स शामिल हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। अगला, वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? तो विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्रेंड्स मार्च 22 को। क्यों मनाया जाता है ये भी देखिए। वर्ल्ड वाटर डे is held annually on March 22 as a means of focusing attention on the importance of fresh water and advocating for sustainable management of fresh water resources। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंस है वाटर की, फ्रेश वाटर की, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। और फ्रेंड्स इस साल यानी कि 2024 में वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या था? ये था वाटर फॉर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ सनलाइट? तो क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश की किस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा रेड एंड ब्लू। ठीक है, रेड एंड ब्लू कलर को जो है ये यहाँ पे अब्जॉर्ब करता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे फ्रेंड्स जो वाइट लाइट है इसमें से ये रेड और ब्लू कलर को अब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट कौन सा कलर को करता है? ग्रीन कलर को ये रिफ्लेक्ट बैक करता है। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ पर्सन टू प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो आपको बताना है किसी व्यक्ति को कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत करना अनिवार्य है ताकि जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।
तो इनको जो है फ्रेंड्स प्रैक्टिस करना पड़ता है मिनिमम फॉर 5 ईयर्स। देखिए आर्टिकल 124(3) में ये बताया गया है कि अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर वो इंडिया के सिटीजन हैं और इसके साथ जो है वो हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब वो जो है यहाँ पे जाके सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज जिंदा पीर। निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? तो जिंदा पीर इसमें से कहा जाता था फ्रेंड्स औरंगजेब को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स आलमगीर भी इन्हीं को कहा जाता था, इन्होंने ये टाइटल अपने लिए अज्यूम किया था। ठीक है, हु अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर, अगर ये पूछा जाए तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इसके अलावा फ्रेंड्स औरंगजेब थे कौन? ये तीसरे बेटे थे शाहजहां और मुमताज़ महल के। इन्होंने जो है बीजापुर और गोलकोंडा को कॉन्कर किया था। इसके अलावा इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था मथुरा के टेम्पल को और बनारस के टेम्पल को। फिर साथ में इन्होंने जिजिया टैक्स जो था, पिलग्रिम टैक्स जो था, इसको इन्होंने री इम्पोज करा था। जो अकबर ने बंद कर दिया था उसको इन्होंने फिर से री इम्पोज किया था। तो ये कुछ इनके यहाँ पे वर्क्स थे जो इनके द्वारा किए गए थे, जो एग्जाम में जो है फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, विच सॉइल डज नॉट रिक्वायर इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर एज इट रिटेन्स वाटर। तो किस मिट्टी को कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह पानी को बरकरार रखता है? तो ये है फ्रेंड्स ब्लैक सॉइल। देखिए ब्लैक सॉइल की खासियत क्या होती है? ब्लैक सॉइल या फिर इसे हम रेगर सॉइल भी कहते हैं, जो कि डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में है और कुछ तमिलनाडु के पार्ट्स में भी पाया जाता है। यहाँ पे कॉटन की कल्टीवेशन काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इस जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी में पानी को ना मतलब रिटेन करने की जो काफ़ी अच्छी शक्ति होती है। राइट, इट रिक्वायर्स लिटिल इरीगेशन एज इट हैज़ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। ही बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मास्टर एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। तो निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम था जो कि उनके मृत्यु के बाद जो है गुलाम वंश की इन्होंने स्थापना की और ये शासक बने थे? तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये स्लेव हुआ करते थे मोहम्मद गोरी की। तो जैसे ही यहाँ पे मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई 1206 AD में, इन्होंने जो है यहाँ पे अपने आप को रूलर घोषित किया। इन्होंने स्लेव डायनेस्टी की खोज की और इन्हें फ्रेंड्स लक्ष्य बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट करके बताएं। अगला टेस्ट क्वेश्चन, पद्मा सुब्रमण्यम इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस। तो पद्मा सुब्रमण्यम शास्त्रीय नृत्य में किस रूप के लिए प्रसिद्ध थी? ये आप हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स ये दोनों हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चन। साथ में आपको बताना चाहूँगी मैं हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में दोनों में मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए आपके लिए जून का मंथली करंट अफेयर्स, साथ में लास्ट 6 मंथ्स का जो जैन टू जून का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है वो, इसके साथ ईयरली PDF भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी 2023 के करंट अफेयर्स की। तो इनमें से कोई भी ई-बुक अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट को जाके यहाँ पे इनमें से इस ई-बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। राइट, चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।